नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हमारी सामान्य हिंदी है। उसमें जो सामान्य व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आते हैं किसी भी में, उससे संबंधित ये वीडियो रहेगी। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मानव के मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनियाँ जो दूसरे अपनी बात पहुँचाने का काम करती हैं। मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ जो दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का काम करती हैं क्या कहलाती हैं? व्याकरण, वर्ण, भाषा, शब्द। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, भाषा। भाषा की लघुतम इकाई क्या कहलाती है? शब्द, वर्ण, पद, वाक्य। भाषा की लघुतम इकाई क्या कहलाती है? आप भी अपने आंसर लिखते रहें और कमेंट में डालकर बता दिया करो। भाषा की लघुतम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सार्थक इकाई है शब्द, वर्ण, वाक्य, पद। भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है वाक्य। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3, 4, 5, 2। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो यहाँ रूप की बात करें तो मुख्य की बात हो रही है, तो भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। और कुल कितने पूछ लेते हैं? तो 3 होते हैं, एक सांकेतिक भी इसमें जोड़ दिया जाता है। इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ये सभी। तो इसमें यहाँ पर सांकेतिक भाषा का मौखिक रूप, ये सांकेतिक भाषा का ये रूप नहीं माना गया है। किसी किसी किताब में ये मान भी लिया गया है। लेकिन मुख्य की बात करें तो 2 रहेंगे और कुल की बात करें तो 3 होंगे। भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमने बोलना सीखा है, तो भाषा का मूल रूप हुआ मौखिक। अगले प्रश्न की ओर चलें तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो जी भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जो संस्कृत का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है बोलना। इसके नीचे हलंत आना बहुत जरूरी है। भाषा की व्यवस्था के नियमों को क्या कहते हैं? शास्त्र, वाक्य, व्याकरण, लिपि। भाषा की व्यवस्था के नियमों को क्या कहते हैं? तो जी उसको कहते हैं व्याकरण। किसकी सहायता से हम भाषा का मानक रूप सीख पाते हैं? लिपि, वर्ण, शब्द, व्याकरण। तो इसका सही जवाब हमारा होगा व्याकरण। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, फारसी, हिंदी, संस्कृत। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? तो जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हिंदी। राजभाषा को हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 में के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब मिला? अगला ही प्रश्न आ गया है। तो इसको अभी हमने जान लिया था 14 सितंबर 1949 को। अनुच्छेद कौन सा था हमारा? 343 के अंतर्गत। अगला प्रश्न भी हमने कवर कर लिया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जी ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22, 18, 23, 15। तो इसका आंसर रहेगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और संविधान में अनुसूची पूछी जाती हैं तो 18 होती हैं। हिंदी शब्द की किस भाषा से आया है? अरबी, पुर्तगाली, संस्कृत, फारसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? तो जी इसका सही जवाब है फारसी से आया है। फारसी शब्द में स का उच्चारण किस ध्वनि की भांति होता है? फारसी भाषा में स का उच्चारण किस ध्वनि की तरह होता है? तो इसमें स का उच्चारण जी है की तरह होता है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है?
हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो इसकी है हिंदी। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की राजभाषा इसमें से कौन सी है? तो ये है हिंदी। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सभी। तो इन सभी राज्यों की राजभाषा हिंदी ही है। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? गुजरात, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसमें जो हमारा गुजरात है वो हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रथम भाषा पर है गुजराती। राजभाषा वहाँ पर गुजराती ही है। दक्षिण भारत में जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, हिंदवी। दक्षिण भारत में जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं दक्षिणी हिंदी। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से किस राज्य में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी। तो जी इसका सही जवाब होगा ये सभी। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में जाना जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा कौन सी है? अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी। भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं? 2, 3, 4, 5। भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं? तो जी 4 भाषा परिवारों की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की एक भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तो जी इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी। इसमें ए और बी दोनों है। क्या है? भारोपीय भाषा परिवार भी है और भारतीय आर्य भाषा परिवार भी है। दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में ज़्यादातर बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की कुल भाषाएं कितनी हैं? 4, 2, 3, 5। तो इसकी कितनी हैं? 4 हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी। तो इसका सही जवाब होगा मराठी। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है? पंजाबी, गुजराती, मलयालम, असमिया। तो इसका सही जवाब है मलयालम। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? शब्द, पद, लिपि, वाक्य। तो जी उसको हम कहते हैं लिपि। देवनागरी किस भाषा की लिपि है? तो 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या है? हिंदी। इन तीनों की ही रहेगी, यानी कि नेपाली, हिंदी, मराठी, इन सभी की भाषा क्या है? लिपि क्या है? देवनागरी। अगला प्रश्न है, कोंकणी भाषा की लिपि है। कोंकणी भाषा की लिपि है। तो कोंकणी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि है। तो इसका सही जवाब होगा गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तो जी अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। फारसी भाषा की लिपि है। फारसी भाषा की लिपि बतानी है तो फारसी भाषा की लिपि हमारी क्या है? फारसी। फारसी भाषा भी है और लिपि भी है। अरबी भाषा की लिपि बतानी है। देवनागरी, फारसी, गुरुमुखी, अरबी। अरबी भाषा की लिपि क्या है? तो अरबी एक भाषा भी है और लिपि भी है। तो अरबी भाषा की लिपि क्या है? अरबी ही है। संस्कृत भाषा की लिपि बताइएगा। गुरुमुखी, देवनागरी, फारसी, रोमन। तो जी संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अगला प्रश्न हमारा है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि का नाम बताना है। फारसी, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। तो जो फारसी है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है और देवनागरी हमारी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? गुरुमुखी लिपि से, खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, फारसी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जी इसका हुआ है ब्राह्मी लिपि से। अरबी फारसी लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? अरबी फारसी लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जी इनका विकास हुआ है खरोष्टी लिपि से। वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? अक्षर, शब्द, उपवाक्य, वर्ण। तो जी वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी होगी? वाक्य, पदबंध, वर्ण, अक्षर। उपवाक्य से छोटी इकाई हमारी कौन सी होती है? पदबंध होती है। पदबंध से भी छोटी इकाई होती है वाक्य, शब्द, पद या ए और बी, वाक्य और शब्द दोनों, या ए, बी और सी। तो जी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि बी, शब्द भी और पद भी। अब ये शब्द और पद कहने को तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। जब किसी इकाई को वाक्य से स्वतंत्र रूप में अकेले लिख दिया जाता है, वाक्य से बाहर लिख देते हैं, तो वह इकाई शब्द कहलाती है। या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कह सकते हैं, और इसको जब अकेला लिखते हैं तो ये शब्द होगा। लेकिन जब इसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग में कर लेते हैं, वाक्य में लिख देते हैं, तो यह उस समय पद बन जाता है। किसी वाक्य में लिखे गए शब्द को पद कहेंगे और स्वतंत्र इकाई के रूप में लिखे हुए अंश को हम शब्द कहेंगे। शब्द से छोटी इकाई क्या कहलाती है? पदबंध, उपवाक्य, अक्षर, ये सभी। तो जिस शब्द से छोटी इकाई कहलाती है अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण, ध्वनि, शब्द, ए और बी दोनों। देखिए ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है। अक्षर से छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? इसमें हमारे दोनों ही ऑप्शन रहेंगे। डी आंसर है इसका, वर्ण और ध्वनि। अब ये ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है? जिस भी इकाई को हम बोलते हैं, किसी भी इकाई का उच्चारण करते हैं, तो वह ध्वनि होती है। उस ध्वनि को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो वो वर्ण बन जाता है। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है, व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 2, 5, 4, 6। तो जी व्याकरण के 4 पार्ट होते हैं, 4 भेद होते हैं। यानी व्याकरण में किन किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं हम, ये बताना है इसमें। तो 4 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वर्ण विचार या वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं, फिर शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। जिस अध्याय के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण और लेखन और संयोजन की चर्चा की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? जिस अध्याय के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, लेखन और संयोजन के नियमों की चर्चा की जाती है तो उसको हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था। अगला है, जिस अध्याय के अंतर्गत शब्दों के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो शब्द से संबंधित जो भी जानकारी, जो भी चर्चा होती है उसको हम क्या कहते हैं? शब्द व्यवस्था। जिस अध्याय के अंतर्गत पद, उसके भेदों, रचना का अध्ययन आदि करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पदों के संबंध में जानकारी, वो क्या होती है? पद व्यवस्था। जिस अध्याय के अंतर्गत वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण, विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए वाक्य की इसमें जानकारी है तो ये क्या कहलाता है? वाक्य व्यवस्था। इस तरह से आज हमने 50 अति महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी के व्याकरण से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये ज़रूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।